हाँ तो बच्चों देखिए, अब आज हम मॉल कॉन्सेप्ट के बाद सेकंड एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर का नेम रहेगा आज का हमारा का एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, एंटायर यूनिवर्स जिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के फॉर्म हुआ है, वो सबसे छोटे और इम्पोर्टेंट पार्टिकल का नाम है एटम। अब उस एटम का अपना स्ट्रक्चर क्या है, बस वही हम इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 9 तो 10 क्लास में भी था। वहाँ आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की शुरुआत की थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। सबसे पहले 1808 में, इन 1808, ये देखिए 1808 में जॉन डाल्टन ने सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में कुछ फिनोमेना, कुछ थ्योरीज दी उसने बताया कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम इज द एक्सट्रीमली रिजिड एंड हार्ड। सेम एलिमेंट के एटम सारे एक जैसे होते हैं, बट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स अलग अलग होते हैं। एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड होकर के मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ये सारी की सारी थ्योरीज किसकी गिवन थी? जॉन डाल्टन की, इन 1808। लेकिन बात की जो इन्वेंशंस हैं, जो बात की डिस्कवरीज हैं, उसमें पता लगा कि एटम के भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। मतलब एटम भी अदर पार्टिकल से मिलकर के फॉर्म होता है। अब वो एटम के जो अदर पार्टिकल्स हैं, उनमें 3 पार्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों पार्टिकल की डिस्कवरी की अपने एक हिस्ट्री है कि कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन की अपने एक अलग डिस्कवरी है, उसकी एक अलग हिस्ट्री है। प्रोटॉन की एक अलग डिस्कवरी है, उसकी एक अलग हिस्ट्री है। और यही बात न्यूट्रॉन के लिए है। तो देखो, 1874 में जे थॉमसन साइंटिस्ट ने एज अ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था। उसके करीब 11 ईयर के बाद गोल्डस्टाइन, एक सेकंड अदर साइंटिस्ट, ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। अब क्या था कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की प्रेजेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में महसूस करना बड़ा आसान था, क्योंकि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है, तो वो चार्ज पार्टिकल अपना रास्ता बदल लेता है। वो वैसे तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता है, बट वो स्ट्रेट लाइन में जाने वाले पार्टिकल को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा जाए, तो उसका रास्ता कर्व की शक्ल में हो जाएगा। या तो चलता चलता इलेक्ट्रॉन ऐसे टर्न हो जाएगा या ऐसे टर्न हो जाएगा। ये जो पाथ का जो डेविएशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है, लेकिन ये डेविएशन केवल चार्ज पार्टिकल में होता है। इस डेविएशन की डायरेक्शन से ये भी पता लगता है कि पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज पार्टिकल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेबोरेटरी में आराम से एक्सपीरियंस कर लिया गया और इनकी डिस्कवरी बहुत पहले हो गई। तो 1874 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया गया, 1885 में प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया गया, और 1932 में एक लॉन्ग आफ्टर द लॉन्ग टाइम 1932 में जेम्स चैडविक साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट हो गई, और लेट होने का मेन कॉज था कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल था। तो किसी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इसके पाथ का डेविएशन नहीं हो पाता था। इसलिए न्यूट्रॉन की प्रेजेंस को लेबोरेटरी के एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस करना, फील करना बड़ा मुश्किल था।
इसलिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफ़ी लेट हो गई। इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम इसके सब एटॉमिक पार्टिकल से ही इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो एटम के 3 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों पार्टिकल की जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब हम एक टेबल में यहाँ नोट करेंगे सबसे पहले। इसके बाद एटम में इन तीनों पार्टिकल का क्या अरेंजमेंट है और साइंटिस्ट को कैसे पता लगा कि तीनों पार्टिकल का एटम में अरेंजमेंट क्या है, ठीक है ना। हालांकि इन तीनों पार्टिकल की डिस्कवरी, इन्वेंशन की भी अपनी एक हिस्ट्री है, बट उस हिस्ट्री में न जाकर के हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी को अपन एक टेबल फॉर्म में, एक कंपैरेटिवली तीनों को यहाँ डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करने वाला है। तो आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा, देखो ये तो चैप्टर का नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बट इसमें टॉपिक रहेगा देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब ये होता है कि जिन अदर पार्टिकल से एटम फॉर्म हुआ है उनकी बात चल रही है। तो भाई ऐसे 3 पार्टिकल्स हैं, उन तीनों पार्टिकल के नेम क्या है? एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, इसका सिंबल हम लिखेंगे ई। पूरा चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से इंडिकेट करेंगे। दूसरा पार्टिकल है प्रोटॉन, प्रोटॉन, इसका सिंबल लेंगे स्मॉल पी। और तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसका सिंबल लेंगे स्मॉल एन। अब इन तीनों पार्टिकल की एक कंपैरेटिव स्टडी एक टेबल फॉर्म में 1 बाय 1 अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो सीरियल नंबर, प्रॉपर्टीज किसके लिए? इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, इसके बाद प्रोटॉन, नंबर 3 हम लेंगे न्यूट्रॉन। इन तीनों पार्टिकल की 1 बाय 1 हम स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर करने वाला है। नंबर 1, सबसे पहले इनका डिस्कवरी का ईयर, किन ईयर्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो देखिए 1874 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, इसके बाद 1885 में प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, इसके बाद 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इन ईयर में बुक वाइज वेरिएशन मिल सकता है, तो उसके ऊपर इतना फोकस ना करें कि साहब फला किताब में तो 1875 में था या 73 में था। तो अलग अलग बुक्स में ईयर में 1-2 साल का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नंबर 2, किन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया? तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जे थॉमसन। प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था गोल्डस्टाइन। और न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जेम्स चैडविक। दैट्स क्लियर। अगला देखिए, इनसे रिलेटेड जो रेज हैं, रिलेटेड रेज, यानी कि अब देखिए इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट डिस्कवर नहीं हो गया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के पहले साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के फ्लो को डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब जैसे एक ऑटोमेटिक गन से यदि लगातार बंदूक की गोलियां दागी जाए तो एक के बाद एक गोलियां लगातार निकलती है, तो बंदूक की गोलियों का फ्लो, बारिश की बूंदों में बारिश की बूंदें गिरती है 1 बाय 1, तो बारिश की बूंदों का फ्लो होता है। ऐसे सबसे पहले साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को एक फ्लो के रूप में एक्सपीरियंस किया लेबोरेटरी में।
और उस फ्लो को नाम दे दिया रेज। रेज क्योंकि वो रेज जैसा था, वो एक बीम और रेज जैसा था, उसका कुछ करेक्टर लाइट से यानी कि रेज से मिलता जुलता था। हालांकि वो लाइट नहीं थी, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था, बट उस फ्लो में इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल बाद में फील किया गया। पार्टिकल के पहले उसको एज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस किया गया और उसको नाम दिया कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को यहाँ पर एक नाम दिया गया कैथोड रेज। देखो कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो वायर लेते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वहाँ पर पॉजिटिव जो वायर होता है ना उसको तो बोलते हैं एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल वाले वायर को बोलते हैं हम कैथोड। तो कैथोड रेज, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो रेज है, ये कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रही होती हैं। ऐसा हालांकि कैथोड से निकलती नहीं है ये, बट उस समय ऐसा लगा था, ऐसा महसूस हुआ था, ये जो रेज है ना ये कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रही हैं। ऐसा लगता था कि जैसे इनका जो सोर्स है, इनका ओरिजिन है, वो कैथोड है। इसलिए साइंटिस्ट ने नाम क्या रखा है इनका, कैथोड रेज इनका नाम रखा है। ये देखिए प्रोटॉन से रिलेटेड जो रेज है इसका नाम रखा एनोड रेज, एनोड रे। इसका एक और नाम है, इसको पॉजिटिव रे भी कहा गया है, पॉजिटिव रे। इसको केनाल रे भी कहा गया है, केनाल रे, केनाल रे। ये तीनों एक ही रेस के नाम है। एनोड रे, पॉजिटिव रे क्योंकि ये रे पॉजिटिवली चार्ज थी। एनोड रे, ऐसा लग रहा था कि ये एनोड से निकल रही है, हालांकि एनोड से निकलती नहीं है, बट उस समय ऐसा लगा था साइंटिस्ट को कि जैसे एनोड इसका सोर्स है, तो नाम रखा एनोड रे। जैसे कैथोड रे या एनोड रे, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो नाम रख दिया पॉजिटिव रे। ये एक टनल में से गुजरती है एक, तो नाम रखा कैनोल रे। न्यूट्रॉन से रिलेटेड कोई रेस कोई ऐसे इन्वेंट की गई हो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के पहले कोई फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन को फील किया गया हो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए नंबर 4 देखिए, देखो उनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, डायरेक्शन ऑफ मूव, इनकी मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, देखो जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए थे सबसे पहले, जिस ट्यूब के अंदर, जिस अपरेटस में ये इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको कि कैथोड रे हम कह रहे हैं, वो पैदा हुए थे, उसमें इस रे की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन थी वो कैथोड से एनोड की तरफ थी, कैथोड टू एनोड। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या थी देखिए, कैथोड टू एनोड, ये इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन थी। इसकी अपोजिट डायरेक्शन थी आपके एनोड रे की, ये एनोड टू कैथोड की डायरेक्शन में थे, एनोड टू कैथोड, ये इसकी डायरेक्शन। अब चूंकि ये तो चार्ज लेस है इसलिए इनकी कोई डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन नहीं है। ये कैथोड से एनोड की तरफ भी जा सकती है, एनोड से कैथोड की तरफ भी जा सकती है। अब ज़रा देखो ये कैथोड से एनोड की तरफ क्यों जाती, तो भाई कैथोड ले नेगेटिवली चार्ज रे होती हैं। अब नेगेटिव चार्ज को कैथोड तो रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज में रिपल्शन होता है और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। अब क्योंकि कैथोड रे वाज नेगेटिवली चार्ज रे एंड दे वर रिपेल बाय कैथोड, क्योंकि कैथोड इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज, तो कैथोड विल रिपेल द कैथोड रे, कैथोड रे को रिपेल करेगा ड्यू टू द सेम चार्ज, बट एनोड तो अट्रैक्ट करेगा ना ड्यू टू द अपोजिट चार्ज। तो ऑटोमेटिक इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या बनेगी, कैथोड टू एनोड। यही बात एनोड रे के लिए, क्योंकि एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज को एनोड खुद भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, और रेज भी पॉजिटिवली चार्ज थी, तो एनोड तो रिपेल करेगा, कैथोड अट्रैक्ट करेगा। न्यूट्रॉन इज द चार्जलेस पार्टिकल, इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन नहीं है, किधर से भी किधर की ओर ये मूव कर सकती है। नंबर 5 देखिए, 5वीं प्रॉपर्टी में हम इसके चार्ज की बात करेंगे कि इसके ऊपर चार्ज कितना होता है। यदि चार्ज पार्टिकल है तो इनमें चार्ज कितना होता है।
देखो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले चीज तो नेगेटिवली चार्ज है ये, नेगेटिव चार्ज। अभी चार्ज की वैल्यू लिखेंगे हम इसमें, बट पहले देखें चार्ज का साइन क्या है। तो भाई इलेक्ट्रॉन के चार्ज का साइन क्या है, नेगेटिव। प्रोटॉन के चार्ज का साइन है पॉजिटिव। और भाई न्यूट्रॉन का चार्ज तो न्यूट्रल है, इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा ही इसलिए क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल था। ये पार्टिकल कैसा था, न्यूट्रल था। अब हम चार्ज की वैल्यू ज़रा लिखते हैं कि नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। तो देखो यहाँ चार्ज की जो वैल्यू होती है ना, वो ये होती, देखिए कि -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हम कूलाम को स्मॉल सी या कैपिटल सी से इंडिकेट कर देते हैं, कूलाम। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। किसी भी कैलकुलेशन में जब हम चार्ज की वैल्यू रखते हैं ना, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं हमेशा। ये प्लस और माइनस के साइन के साथ कभी भी चार्ज को किसी फार्मूले में नहीं रखा जाता। यहाँ पर ये माइनस साइन ये शो करने के लिए भैया नेगेटिव चार्ज है, बट किसी न्यूमेरिकल में, किसी फार्मूले में हम माइनस साइन को काम में नहीं लेते, खाली चार्ज के मैग्नीट्यूड यानी कि मैथमेटिकल वैल्यू को काम में लिया जाता है। यही बात प्रोटॉन के लिए भी है। न्यूट्रॉन तो खुद चार्जलेस है ही। ये जो चार्ज की जो वैल्यू है ये एमकेएस सिस्टम में है। किसमें, एमकेएस। ये भी एमकेएस में, ये भी एमकेएस में। फिजिक्स में आप पढ़ोगे यूनिट एंड डायमेंशन, वहाँ तीन तरह के मेजरमेंट के सिस्टम होते हैं, एक तो सीजीएस और एक एमकेएस, पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये जो चार्ज की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, ये एमकेएस में है। अब आप कहेंगे आप सीजीएस में चार्ज क्या अलग होता है, बिल्कुल सीजीएस में चार्ज इसका अलग होता है। वो कितना है ज़रा उसको भी ज़रा देखते हैं। देखो सीजीएस में चार्ज होता है -4.803 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ये चार्ज की वैल्यू होती है सीजीएस सिस्टम में, ESU। देखो एमकेएस में चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, सी का प्रोनाउंसिएशन होगा कूलाम, लेकिन सीजीएस में चार्ज की मैथमेटिकल वैल्यू बदल जाती है। -4.803 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसी को शॉर्ट में कहते हैं हम ESU। यही चीज़ आपके प्रोटॉन के लिए भी है, प्लस 4.803 10⁻⁻10 ESU। ये चार्ज की वैल्यू है सीजीएस सिस्टम में। ये हो गई चार्ज की वैल्यू। अच्छा मोलर चार्ज, इसी चार्ज में देखिए एक और टर्म अपन लेते हैं मोलर चार्ज। अब ये मोल कॉन्सेप्ट यहाँ आ गया, मोलर चार्ज। मोलर चार्ज का मतलब क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट इज मोलर चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमारे सामने है ही। अब इस एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यदि हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज में बदलें तो क्या करना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और मोलर चार्ज का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो क्या करें, देखिए मोलर चार्ज निकालने के लिए हम एम के सिस्टम में मोलर चार्ज निकालते, देखिए तो भाई 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इसको मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से 6.02 इंटू 10⁻23, ये मोलर चार्ज आ गया, ठीक है। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो अप्रॉक्सीमेटली आता है 96500 कूलाम, क्योंकि हमने कूलाम में चार्ज लिया है और इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ये 1 मॉल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इसी को क्या बोलते हैं, मॉलर चार्ज। मॉलर चार्ज का मतलब यहाँ एक ही है, मैं नीचे मतलब लिख देता हूँ इसका, चार्ज ऑफ 1 मॉल इलेक्ट्रॉन। भाई 1 मॉल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहलाता है मॉलर चार्ज। अच्छा 96500 कूलाम को 1 फेराडे भी कहते हैं। 1 एफ का मतलब है फेराडे। फेराडे एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम से इस यूनिट को रखा गया है 1 फेराडे। 1 फेराडे इज द मॉलर चार्ज। कूलाम में हो जाएगा 96,500 कूलाम, दैट इज़ द मॉलर चार्ज। यही वैल्यू प्रोटॉन के लिए आ जाएगी। प्रोटॉन के लिए भी जब निकालेंगे तो देखिए ये इसका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 96500 कूलाम, ये कूलाम में, और इक्वल टू 1 फेराड है। और यहाँ पर तो चार्ज 0 ही आएगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रॉन की बात चल रही है यहाँ पर। ये है आपके इलेक्ट्रॉन के चार्ज, एक तो चार्ज और एक मॉलर चार्ज। अब नंबर 7 पर आता है, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास अब देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास है, इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास है। अब वो ग्राम में इलेक्ट्रॉन का मास होता है, देखिए 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है ग्राम में। अच्छा इसको किलोग्राम में बदले तो क्या होगा ज़रा देखिए, तो हो जाएगा 9.108 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये केजी में एक इलेक्ट्रॉन का मास है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है। ये ग्राम में है, केजी में है। ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो आ जाएगा 10⁻31। अच्छा प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा देखिए, देखो एक सिंगल प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.672 10⁻⁻24 ग्राम, ये तो ग्राम में है। 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देते हैं हम, तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी। हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ग्राम कन्वर्ट इनटू केजी, दैट्स क्लियर। न्यूट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से थोड़ा सा हायर होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और थोड़ा सा कितना होता है देखिए 1.675 इंटू 10⁻⁻24। ज़रा देखिए प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू क्या है 1.672, यहाँ कितनी है 1.675, स्लाइटली हायर है न्यूट्रॉन का चार्ज। ये ग्राम में है और इसी को किलोग्राम में बदल देते हैं, तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ये सिंगल पार्टिकल का चार्ज है। देखो सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 10⁻⁻28 ऑर्डर में इसका ग्राम है, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है। इससे भारी प्रोटॉन है, प्रोटॉन इससे बहुत भारी है, क्योंकि यहाँ 10⁻⁻24 है। और इससे हैवी, इससे भारी होता है आपके न्यूट्रॉन। ये हमने एक एक पार्टिकल का चार्ज लिया है, अब चार्ज नहीं मास लिया है। अब लेंगे मोलर मास, यानी कि मास ऑफ 1 मॉल इलेक्ट्रॉन, 1 मॉल प्रोटॉन और 1 मॉल न्यूट्रॉन। चलो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम इसे देखते हैं। हाँ तो देखिए बच्चों, अब मोलर मास वो तो होता है एक सिंगल पार्टिकल का मास, हम बात करेंगे मोलर मास के। सिंगल पार्टिकल के मास को
जब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपके मोलर मास। मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल। अब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है आपके, अभी हमने देखा 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। हम इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। ये मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये एवोगैड्रो नंबर, तो दोनों का मल्टीपल हो गया आपके 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास, और ये होता है 0.00055 ग्राम। ऐसे ही मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन। अब देखिए 1 मोल, एक प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 1.0069 ग्राम। ऐसे देखिए मास ऑफ 1 मोल न्यूट्रॉन तो 1.675 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इसीलिए मॉल कंसेप्ट पहले पढ़ते हैं, क्योंकि मॉल हर चैप्टर में किसी न किसी फॉर्म में काम आता ही है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा आएगा 1.0086 ग्राम। अच्छा, अब यदि आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास क्या होगा, तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो ग्राम में मास है, यदि इसमें से ग्राम हटा दें तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, एटॉमिक मास बचेगा। एटॉमिक मास, तो देखो यदि नंबर 9 में हम इसके एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास, तो इसी को क्या करेंगे हम, देखिए 0.0055 AMU लगा देंगे तो बन गया एटॉमिक मास। ऐसे प्रोटॉन के लिए ये हो जाएगा 1.0069 AMU। अब ये बन गया एटॉमिक मास। ऐसे न्यूट्रॉन के लिए ये 1.0086 AMU, ये बन गया आपके एटॉमिक मास। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी एटॉमिक मास होते हैं। नंबर 10 देखिए, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। अब ये स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, तो देखो स्पेसिफिक चार्ज एक रेशो है। किसका रेशो है, चार्ज अपॉन मास का रेशो है। रेशो ऑफ चार्ज टू मास, दैट इज ए स्पेसिफिक चार्ज। इस रेशो को देख करके यदि स्पेसिफिक चार्ज की डेफिनेशन कही जाए तो क्या कहेंगे, चार्ज ऑफ 1 ग्राम, क्योंकि मास से डिवाइड कर दिया ना, तो 1 ग्राम का जो चार्ज आएगा दैट विल बी स्पेसिफिक चार्ज। यानी कि चार्ज ऑफ 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 ग्राम प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के होंगे आपके स्पेसिफिक चार्ज। यानी कि स्पेसिफिक चार्ज का मतलब चार्ज टू मास रेशो है। बच्चों लाइट गई है, लाइट आने दीजिए, इसके बाद इसको हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो देखिए बात कर रहा था स्पेसिफिक चार्ज की, यानी कि चार्ज टू मास रेशो। ये चार्ज का एक सिंबल है। चलो अब इसको देखते हैं। अब स्पेसिफिक चार्ज निकालने की क्या करें हम, देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 10⁻⁻19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का ग्राम में मास है 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये हमने चार्ज को किस में लिया, कूलम में लिया है, मास को लिया हमने ग्राम में। दोनों की वैल्यू होगी, देखिए जब डिवाइड करेंगे 1.76 इंटू 10⁸, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर ग्राम, क्योंकि ऊपर तो कूलम है और नीचे ग्राम है।
ये जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू है। प्रोटॉन के लिए ज़रा देखिए, एक प्रोटॉन का मास होता है आपके 1.672 इंटू 10⁻⁻20। ऊपर तो चार्ज रखेंगे ना अपन, तो देखिए एक प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है 1.602 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन का मास है 1.672 10⁻⁻24 ग्राम। दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके आता है 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। न्यूट्रॉन का तो चार्ज जीरो है, तो ये वैल्यू जीरो आएगी यहाँ पर, चार्ज और मास का रेशो। इस रेशो को हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। देखो नंबर 11, अफेक्टेड बाय। देखो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में अफेक्टेड होते हैं। तो अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यही चीज़ यहाँ पर भी है, जो भी चार्ज पार्टिकल होगा वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्टेड होगा। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जैसे कि दो मैग्नेट ले लें हम, एक मैग्नेट है दूसरा मैग्नेट है, एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल, और इसके बीच में से इलेक्ट्रॉन को गुजारे हम, तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। बट यदि मैग्नेट में से गुजारेंगे ना तो टर्न हो जाएगा, ये मूव हो जाएगा, अपना पाथ चेंज कर लेगा। यही बात इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है। ये दो मेटेलिक प्लेट्स हैं, एक प्लेट को इलेक्ट्रिक वायर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, दोनों प्लेट के बीच में एक फील्ड बनेगा, वो फील्ड का नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन तो मुड़ जाएगा आपके एनोड की तरफ, प्रोटॉन मुड़ जाएगा कैथोड की तरफ, दोनों मुड़ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। लेकिन मुड़ने की डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज अलग अलग होता है। तो ये कुछ अपन ने इसकी प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन, इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की है, देखें यहाँ पर, दैट्स क्लियर। तो ये थी आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़। अब इन सारी प्रॉपर्टी के बेस पर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एक दो नोट्स अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए, देखो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में हमने कैथोड रे और एनोड रे दो वर्ड को यूज़ किया था। देखिए अब ज़रा उसको जानते हैं। देखिए नंबर 1, देखो जिसको हमने कहा था ना कैथोड रे, वो क्या है बेसिकली भाई, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। कैथोड रे इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करेंगे पूरे चैप्टर में, ध्यान रहे। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, एक के पीछे एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है भाई, इसी को क्या कहा गया था पहले स्टार्टिंग में, कैथोड रे। बाद में जे थॉमसन ने पता लगाया कि जिसको कैथोड रे कहा जा रहा है वो दैट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि सभी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे होते हैं, सभी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है, इसलिए किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए उस इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज और मास का रेशो कांस्टेंट ही रहेगा। तो E/m रिमेन कांस्टेंट फॉर कैथोड रे। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ निकल के आती है कि E/m रिमेन सेम फॉर कैथोड रेज। कैथोड रे के लिए E/m सेम रहता है, क्योंकि
जो इलेक्ट्रॉन है ना हर एलिमेंट में एक जैसा होता है। जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में है वही आयरन में भी है, वही सिल्वर में भी है, वही यूरेनियम में भी है। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी सेम है और इसीलिए हर इलेक्ट्रॉन के लिए ई अपॉन एम, हर कैथोड रे के लिए ई अपॉन एम सेम रहेगा। अब बात करते हैं एनोड रे क्या है। देखिए यहाँ पर एनोड रे इज द, अब आपको ऐसा लगेगा कि साहब यदि कैथोड रे इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो एनोड रे प्रोटॉन का फ्लो होना चाहिए, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनोड रे है तो ये भी फ्लो कि फ्लो ऑफ, लेकिन प्रोटॉन नहीं है, ये फ्लो ऑफ केटायन है। कैटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयन, कैटायन है। अब कैटायन हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन का कैटायन H प्लस, ऑक्सीजन का कैटायन O प्लस, सोडियम का कैटायन Na प्लस, हीलियम का कैटायन He प्लस। इन सारे कैटायन में डिफरेंस क्या है? इनका मास अलग अलग है। हाइड्रोजन के कैटायन का मास अलग है, ऑक्सीजन के कैटायन का मास अलग है, सोडियम हीलियम के कैटायन का मास भी अलग है। चार्ज इनमें सेम हो सकता है, हालांकि चार्ज भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन के हटने से जो बनता है वो कैटायन बनता है। जैसे कि मान लीजिए आपके ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ही देखिए। अब मैं इसको ऊपर इरेज करके ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि नोट ये है, ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज करके इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ समझनी यहाँ पर ज़रूरी है कि एनोड रे और कैथोड रे का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को जानना यहाँ पर ज़रूरी है। देखिए इधर, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बनेगा O प्लस। यदि ऑक्सीजन के एटम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बनेगा O प्लस 2। तो चार्ज भी कैटायन के ऊपर अलग अलग हो सकता है, मास तो अलग अलग होता ही है। इसलिए कैथोड रे के लिए E अपॉन एम क्या लिखा था? रिमेन सेम। क्या एनोड रे के लिए ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एनोड रे तो प्रोटॉन है ही नहीं, वो तो कैटाइंस का फ्लो है। और हर एक एटम के, हर एक एलिमेंट के कैटायन का क्योंकि मास अलग अलग होता है, इसलिए ई अपॉन एम की वैल्यू भी अलग अलग होती है। तो इट इज़ अ फ्लो ऑफ कैटायन। अब कैटायन अलग अलग है, कैटायन के लिए मास डिफरेंस होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ई अपॉन एम होता है ना, ई अपॉन एम किसके लिए? फॉर एनोड रे, एनोड रे के लिए ये सेम नहीं होता, ये डिफरेंस होता है। ई अपॉन एम फॉर एनोड रे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? देखो कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है। देख जैसे कि कुछ गैसेज यदि हम लें यहाँ पर, तो हाइड्रोजन लिया आपने, हीलियम ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, क्लोरीन ले लिया। अब हाइड्रोजन का कैटायन H प्लस बना दिया, हीलियम का कैटायन He प्लस, नाइट्रोजन का कैटायन N प्लस, क्लोरीन का कैटायन Cl प्लस। अब सबके ऊपर चार्ज यदि बराबर भी कर दें तो इन एलिमेंट के मास का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इनके मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मास कैसे पता लगा मास का ऑर्डर? भाई इनके एटॉमिक नंबर से पता लगता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है बस, तो हाइड्रोजन का मास क्या है? एक प्रोटॉन का मास है बस। हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो हीलियम का मास हाइड्रोजन से 4 टाइम हैवी है। नाइट्रोजन का आपके एटॉमिक मास 14 होता है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से 14 गुना भारी है। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, तो क्लोरीन का एक एटम हाइड्रोजन से 35.5 गुना ज़्यादा होता है। तो ये मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इनके जो कैटायन बनेंगे और उन कैटायन के लिए ई अपॉन एम का ऑर्डर होगा ना, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। दैट इज द ऑर्डर ऑफ ई अपॉन एम। क्योंकि मास बढ़ेगा तो ई अपॉन एम घटेगा, क्योंकि मास नीचे डिनोमिनेटर में है, वो न्यूमरेटर में नहीं है। और डिनोमिनेटर में जब कोई टर्म इंक्रीज होती है तो उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज
होता ही है। तो ये हमने दो इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर लिखी थी, एक तो कैथोड रे के लिए और एक आपके एनोड रे के लिए। अब एक चीज़ और देखिए, आखिर प्रोटॉन किसको कहा जाए। यदि आपसे पूछा जाए कि ये कुछ कैटायन आपके सामने है, Cl प्लस, नाइट्रोजन प्लस, हीलियम प्लस और हाइड्रोजन प्लस, किसको हम कहेंगे प्रोटॉन। तो भाई साइंटिस्ट ने H प्लस को नाम दिया प्रोटॉन, इसको नाम दिया प्रोटॉन। क्यों नाम दिया प्रोटॉन? क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है बस। अब एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो क्या बचा? प्रोटॉन ही बचा। इस पार्टिकल को नाम दिया प्रोटॉन। और यही प्रोटॉन हीलियम में भी होते हैं, नाइट्रोजन में होते हैं, क्लोरीन में भी होते हैं। हाइड्रोजन से जो मिलने वाला केटायन H प्लस, इसका जो फ्लो मिलेगा वो प्रोटॉन का फ्लो होगा। लेकिन ऑक्सीजन से मिलने वाला जो O प्लस केटायन मिलेगा, इसका फ्लो एक प्रोटॉन का फ्लो नहीं होगा, वो पूरे O प्लस यानी कि केटायन का फ्लो होगा। तो साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन से मिलने वाले जो केटायन है, जो पॉजिटिव चार्ज आयन है, उसको क्या नाम दिया यहाँ पर? प्रोटॉन नाम दिया। और इसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टाइन ने 1885 में, जो हम पहले मेंशन कर चुके हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी किसके लिए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। अगली क्लास में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड कुछ और टर्म और मैथमेटिकल टर्म हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एटम में इनका अरेंजमेंट कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे। चलो आज की क्लास का फिनिश करते हैं।